अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। मेरा नाम इरम है और हम करंट अफेयर की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर आज कवर करेंगे। हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी आ सकता है, ये आपके करंट अफेयर के पेपर में भी आ सकता है और जनरली अगर आप वन पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस में पूछ सकते हैं, वो इंटरव्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं, तो जनरली इसकी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दिए गए फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं रिगार्डिंग दी इकोनॉमी। इसको अगर हम देखें तो ये जो है क्वार्टरली रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं हर फाइनेंशियल ईयर की। अगर हम देखें तो रेमिटेंसेस जुलाई टू नवंबर 12.3 थी 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में, और यही जो है आपकी ड्रॉप हो गई 10.3% और 11 बिलियन रह गई 2023 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, जुलाई टू नवंबर। इसी तरह से जी अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट्स आपकी 5% जो है वो इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर्स है ना ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस के आप किसी इंडिकेटर की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे इवन आपने सुना होगा कि बजट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बजट अकाउंट जो आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट है आपका, वो आपका क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस शीट होती है आपकी। ठीक है, अब वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कैसे कम किया जा रहा है ये भी तो डिपेंड करता है ना। जैसे यहाँ पर ही देख लें कि एक्सपोर्ट आपकी 5% इंक्रीज हो रही है लेकिन इंपोर्ट आपकी 16% कम की गई है। ये जो इंपोर्ट जो है कम की गई है उसका रीज़न यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना करंट अकाउंट जो डेफिसिट था उसको कवर करना था, लेकिन कभी भी ये खुशाइन बात नहीं होती है। इंपोर्ट्स को रोक कर आप जो है इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। आपके पास या तो कोई उसका ऑल्टरनेट हो, आप इंपोर्ट्स रोक देंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, आपकी मार्केट के अंदर उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कुछ इंडिकेटर्स हम देख रहे थे। इसी तरह से जी आपकी फॉरेन FDIs है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको अगर आप देखें तो जी ये 8.1% इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से जी आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये भी आपकी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये 20.7% इंक्रीज हुई हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जी एक्सचेंज रेट जो है वो 225.43 से 225 का डॉलर था, अब हो गया 282.53। अब तो नहीं हो गया, मतलब ये 2023 से 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर बनता है उसकी बात कर रही। इसी तरह से अगर आप देखें जी FBR ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है जुलाई टू नवंबर में, उसमें जी इन्होंने 29.6% जो है वो इंक्रीज किया है अपना रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 358% इंक्रीज किया गया है। अब यही तो बात है ना, FBR का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज किए गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस और फाइलर्स और वो जो चीज़ें हैं वो स्टिल जो है बहुत ज़्यादा गैप है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। जब हुकूमत ने अपने खर्चे और जो अपनी आमदन है, सादा अल्फाज में अगर आप समझें, उसको बराबर करना होता है ताकि उनको कर्जे कम से कम लेने पड़े। कर्जे तो उनको ज़ाहिर फिर भी लेने पड़ ही रहे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपका जो बजट होता है और जो आपकी आमदन होती है वो इक्वलेंट होती ही नहीं है, आपका बजट हमेशा खसारे में जा रहा होता है। ठीक है, फिर उसमें से आपने जो आपकी आमदन होती है उसमें से आपने इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी होती हैं जो आपने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत में
हुकूमत को क्या करना होता है, उसने अपनी इनकम बढ़ानी होती है। अब इनकम बढ़ाने के लिए उसके पास और तो ज़्यादा तरीके हैं ही नहीं ना, उन पे कोशिश की जाती है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाएं, आप की जो है होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, मतलब देर आर मैनी अदर वेज ना, लेकिन वो तो काम नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट को जब चाहिए कि वो अपना अकाउंट बैलेंस करे, तो वो क्या करती है, वो टैक्सेस लगाती है। अब वो टैक्स लगाती है तो उसमें भी ये नहीं होता कि फाइलर्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके, उसमें भी ये नहीं होता कि जो डायरेक्ट टैक्सेस लोगों ने पे करने हैं, वो डायरेक्ट टैक्स पेयर जो है उनको ज़्यादा लोगों को नेट में लेकर आ रहे हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों पर लगाए जाते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ लग जाते हैं, आपके गैस कनेक्शन जो होते हैं उन पे टैरिफ, मतलब मैनी अदर। तो इस तरह से जो है उन टैक्सेस की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो चीज़ों की बढ़ जाती है। एनी हाउ वॉज हाउ इट इज़। फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं फेडरल के। अब जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है, इसके ऊपर आपकी जो देखें इन्वेस्टमेंट हैं वो कम हुई हैं और 21.8% कम हुई है। इसका मतलब है तरक्याती मंसूबे, तरक्याती काम जो है या सोशल सिक्योरिटी पे जो स्पेंडिंग है वो कम कर दी गई है। ठीक है जी, तो ये कुछ आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें थी। इसी तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉनेटरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, ठीक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर आप देख लें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर 28.6% तक जो है वो आपका आ गया। ये जी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मूडी एनालिटिक्स, ये जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है डिफरेंट स्टडी करती है और इकोनॉमिक आउटलुक को प्रिडिक्ट करती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में उसने क्या बताया है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है वो कितनी है, 1464, कंपेयर टू द एवरेज जीडीपी कितनी, ग्लोबल एवरेज कितनी है, 10,589, और पाकिस्तान की कितनी है, 1464। आप इसके दरमियान में गैप देखें कितना ज़्यादा है। एवरेज जीडीपी पाकिस्तान की 3.9% रही है ओवर द लास्ट डेकेड ईयर। फिर इस तरह से जी साथ में वो एक और चीज़ आपको बताती हैं कि इसकी एक रीज़न ये भी है स्टैग्नेटेड ग्रोथ की, कि एक तो आप ग्रोथ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। पाकिस्तान का शेयर रीजन की पॉपुलेशन में 5.8% है, इंडिया का 35.3% है, इंडोनेशिया का 6.9% है, लेकिन इसका जीडीपी के अंदर शेयर जो है वो सिर्फ 1.2% है। ठीक है जी। अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस की काजेज जो हैं उनको देखें तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका फिस्कल डेफिसिट एंड डेट ऑब्लिगेशंस हैं। पाकिस्तान की जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं वो 51 ट्रिलियन को सरपास कर गई हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है लार्जली, ठीक है, या फिर आपका जो सर्विस सेक्टर है वो काम करता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो आपके पास हैं ही नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको जी प्रोडक्टिविटी क्राइसिस का सामना है। आपकी मेन जो क्रॉप्स हैं वो कॉटन है, ठीक है, वीट है, ठीक है। वीट तो खैर फूड शॉर्टेज अब आपकी क्रिएट होना शुरू हो गई है। वंस पाकिस्तान वाज फूड सफिशिएंट कंट्री, यानी आपको फूड इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी, अब आप वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन जो है ये टेक्सटाइल में काम आती है, कॉटन इंपोर्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी होती है, ठीक है, रॉ फॉर्म में भी। तो इसकी भी जो प्रोडक्शन है ओवर द ईयर इसमें भी डेक्लाइन आया है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें से मेन तो आपके पास ये है कि क्लाइमेट चेंज है, और फिर उसके बाद वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, एग्रीकल्चर सिस्टम को मॉडर्नाइज ना करना है, हाइब्रिड सीड वेराइटीज़ यूज़ ना करना है, मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जाना, ये इस किस्म के मल्टीपल इश्यूज़ हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी नहीं हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इस तरह से अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जी बिजनेस रिकॉर्डर ये कहते हैं कि बिजनेस डू नॉट फ्लरिश इन पाकिस्तान ड्यू टू नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विच इंक्लूड ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, अनसर्टन पॉलिसीज, इंस्टेबिलिटी अमॉन्ग दी अदर रीजन। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज नहीं हो सकी है। जो इंडस्ट्रीज लगी हैं पाकिस्तान में वो 60s के एरा में लगी हैं, ठीक है, या फिर 70s में आपकी पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन भुट्टो ने जब से फिर खैर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की थी, उसके बाद से जो एक सेटबैक आया वो कभी भी जो है उससे हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। इन्वेस्टर का जो एक ट्रस्ट होता है वो ब्रीच हो जाता है। बहुत और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, पावर सप्लाई के इश्यूज हैं, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है, वो सारे इश्यूज हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर जी सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को जीडीपी को डोमिनेट करता है, लेकिन इसके अंदर भी कंपैटिटिवनेस नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट सेक्टर के चैलेंजेस हैं, ठीक है। लो आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लो टेक हैं, ठीक है, लो एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत नैरो है, मतलब आप लिमिटेड चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्सटाइल आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फिर कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप जो है फुटबॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। मेन आपकी ये चीज़ें हैं जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक तो बास्केट आपकी डाइवर्सिफाई नहीं है, उसके बाद आपने दुनिया में जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर नहीं किया। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट पार्टनर पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूएसए है, यूरोप की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। हम वहाँ पर अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जी आसियान के कंट्रीज़ हैं, इनकी बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की इंटीग्रेशन नहीं है इन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है जी। यूएनडीपी के मुताबिक पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो है जी $31.55 बिलियन, जो कि अपने पोटेंशियल से $8.8 बिलियन कम है, क्योंकि आप लो टेक इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं, लिमिटेड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है आपके पास। जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है ना, इसको कभी ठीक तरह से यूटिलाइज ही नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से सिक्योरिटी सेंट्रिक रही है। इकोनॉमी के टर्म्स में हमने रिलेशंस किसी के साथ बनाने की कभी ज़्यादा कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। पाकिस्तान की अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी कोई अच्छी जो है इकोनॉमिक आप उनको एग्रीमेंट्स नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की तो मतलब ऑब्वियसली फिर बातें बहुत सारी आ जाती हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है, ठीक है, एज अ ट्रांजिट इकोनॉमी काम कर सकता है, एज अ आपकी ब्लू इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि जब तक बात यहाँ पर यही हो रही है ना कि आप लो टेक इंडस्ट्रीज हैं, आप रॉ मटेरियल ही भेज देते हैं, यानी अगर आप इवन मिनरल भी जो है निकाल कर बेच रही हैं तो उनकी कीमत कम होगी मार्केट में ना। अगर वही चीज़ आप प्रोसेस्ड करके जो है बेचेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान के पास वो टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज ही नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। इसके बाद जी आपके पास है जी सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप है, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जी कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम जो है वो हम अपना कंजम्पशन में लगा देते हैं, और ये हर घर की कहानी है। इट्स नॉट अबाउट कि ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है, इट्स अबाउट कि आपके इवन डोमेस्टिक लेवल पर हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड में क्या हो रहा है, हर बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हम जो है कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। रीज़न क्या है, उस कमर्शलाइजेशन की एक दौड़ है। मिनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी दुनिया में अब अपनाया जा रहा है, मिनिमम आपके जो है आपके पास कमर्शियल चीज़ें होनी चाहिए, कमोडिटीज़ होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में लग्जरियस लाइफस्टाइल जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है, इवन वो आप फूड के मामले में हो, घर के मामले में हो, हर चीज़ में आप देखें तो इन्वेस्टमेंट्स का ये जो एक ट्रेंड होता है, ठीक है, वो नहीं है कंट्री के अंदर, ठीक है जी। यूएनडीपी में डॉक्टर सैमुअल रिजिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पाकिस्तान के बारे में ये राय देते हैं। इसी तरह अगर ग्लोबल कंपैटिटिवनेस इंडेक्स और ट्रेड इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके हालात भी बहुत बुरे हैं,
इसकी आप सिर्फ ये झलक इस तरह से दे सकते हैं कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस का एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसमें पाकिस्तान जो है वो 110th नंबर पे है आउट ऑफ 141 कंट्रीज। इस तरह से जी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे पाकिस्तान का नंबर जो है वो 88 है अमॉन्ग 132 इकोनॉमी। ठीक है जी। इसके बाद जी अगर आप बात करें तो इन्फ्लेशन जो रेट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होती है। जब प्राइस स्टेबिलिटी भी नहीं होती मार्केट के अंदर तो भी आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, क्योंकि आपके बिजनेसेस जो हैं वो रन नहीं कर रहे होते हैं, लोगों की बाइंग पावर जो होती है वो इम्पैक्ट हो रही होती है। फिर जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बहुत सारी रीज़न हैं। एक तो ये होता है कि जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाती है। ठीक है, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो कि पॉपुलिस्ट ट्रेंड के साथ जा रही हों, जिससे उनको वोट ज़्यादा मिलें, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेबल नहीं होती है। तो वो जो भी पार्टी जो है, वी आर नॉट ट्राइंग टू हिट एनीवन, जो भी पार्टी इक़्तिदार में हो वो ये करने की कोशिश करती है कि भाई हम ऐसे जो हैं चॉइसेस लें जो कि ईजी हों। ठीक है, और जिसकी वजह से अवाम फ़ौरन खुश हो जाए, जिसके फ़ौरन रिजल्ट आए। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो फिर नहीं बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक अनरेस्ट क्रिएट होता है सोशल, और उसमें भी फिर आपकी FDIs नहीं आती हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। इस तरह से टेररिज्म और अनरेस्ट है, इसकी वजह से भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, आपके बिजनेसेस रन नहीं करते हैं। टेररिज्म इंडेक्स भी एक जो है कंपाइल किया जाता है, इसमें पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो 8.16 जो है वो इंक्रीज हुए हैं इन 2022। ठीक है, और ये पहले थे 7.83 2021 के अंदर। ये जो इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये रिलीज करता है। फिर उसके बाद ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती है। जब रजिस्टर्ड नहीं होती है तो इसका मतलब है ये टैक्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, टैक्स नेट में नहीं है, तो उसकी वजह से भी लॉस होता है। पाकिस्तान की 35.6% इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल है। फिर उसके बाद जी आपके पास स्मगलिंग है, होर्डिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है। स्मगलिंग तो बहुत ज़्यादा है, आपके अफगान बॉर्डर से भी और आपके ईरान बॉर्डर से भी। जब चीज़ स्मगल होकर आती है तो ऑब्वियसली उसकी ड्यूटी फ्री होती है, सस्ती पड़ती है आवाम को तो, लेकिन ये कि उसमें गवर्नमेंट का लॉस होता है, उसमें स्टेट लेवल में आपकी इकोनॉमिक लॉस होता है आपका। फिर गवर्नेंस जो है स्ट्रक्चर पाकिस्तान में वो हमेशा पुअर ही रहा है, उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई है। गवर्नेंस के अगर हम हालात देखें तो डॉक्टर मलिहा लोधी के ये एक आर्टिकल में से एक एक्ट्रैक्ट है, अगर आप इसको देखें तो आपको बेहतर समझ आएगी। वो कहती है कि ग्रोथ जो रही है पाकिस्तान में वो हमेशा बोरोड ग्रोथ रही है, यानी आपको जो एड मिलती रही है, ठीक है, यूएस की तरफ से, आप उसी के ऊपर टोटली रिलाई कर रहे थे। ठीक है, तो जो बोरोड ग्रोथ थी उसके डेलिटेरियस इम्पैक्ट्स थे। वो कहते हैं इतने भी डेलिटेरियस इम्पैक्ट ना होते अगर जो फिस्कल स्पेस उस टाइम क्रिएट हुई थी उस एड के थ्रू, उसके ज़रिए ऐसे रिफॉर्म्स किए गए होते जिससे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ठीक हो गए होते, टैक्स बेस को वाइड किया गया होता, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आपकी इंक्रीज हुई होती, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करते आप। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास ये काम करने के चॉइसेस थी, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली अगेन ये क्यों नहीं किया गया? गवर्नेंस बेहतर नहीं थी, करप्शन थी। ठीक है, इन सब रीजंस की वजह से पाकिस्तान जो है हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस का ही शिकार रहा है। इस तरह से जी करप्शन के हवाले से अगर देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी सॉरी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो दिया है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 133 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि आपके इन मसाइल को हल कर सकते हैं। जैसे ट्रेड जो है एज अ सेंटर पीस है, आपने ट्रेड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उसमें आपने अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करनी है और एक्सपोर्ट बास्केट भी डाइवर्सिफाई करनी है और मार्केट्स भी आपने डाइवर्सिफाई करनी है। टैरिफ्स को आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, आपने देखना है कि कौन से इंडस्ट्री जो है उसको आपने होम बेस्ड इंडस्ट्री उसको आपने सपोर्ट करना है। जब आपने सपोर्ट करना है तो उस पर आपने टैरिफ्स कम करनी है। इसी तरह से आपकी होम बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो रन करेंगे।
फिर आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है और पर्टिकुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने इन्वेस्ट करना है। सीड बैंक्स बनाने की ज़रूरत है, इजी लोन टू द फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है मैकेनाइजेशन, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, वाटर लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी एड्रेसिंग डॉलराइजेशन। तो करेंसी आपकी जो है वो डिवैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें यह है कि आप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। उससे ये होता है कि आपको जो है फॉरेन करेंसी की एक्सेस हो जाती है और आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वैल्यूएशन ऑफ करेंसी का, वो कम हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट मार्केट में स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद भी अगर आप देखें, आप जो है अपने लोकेशन को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। आप आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास पॉपुलेशन है, उसका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपका गवादर का पोर्ट है, आपकी सी पैक की इकोनॉमी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है लाइफ स्टॉक जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। मिनरल्स को आप प्रोसेस करके जो है वो बेच सकते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन करनी है आपने, बिजनेस टू बिजनेस बार्टर मैकेनिज्म फॉर सिलेक्टेड प्रोडक्ट, स्पेशली इन कंट्रीज विद लिमिटेड बैंकिंग चैनल टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। फिर आपने एक्सपोर्ट सपोर्ट पॉलिसीज जो हैं इनको रीवैल्यूएट करना है, फोकसिंग ऑन एडिंग वैल्यू। दुनिया भर में वैल्यू एडिशन के जो काम हैं वो जो आपके मिडिल इनकम कंट्रीज हैं ये कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया एंड दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। तो पाकिस्तान कैन आल्सो डू दिस, ठीक है। तो वैल्यू एडिंग चेन के अंदर ऐसी जो मार्केट है उसके अंदर आपने अपने आप को इंटीग्रेट करना है। फिर उसके बाद जी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, यानी पॉलिटिकली यानी फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर आपने अब जो एक इतने अरसे से आप एक मैंट्रा दे रहे हैं कि हम अब सिक्योरिटी सेंट्रिक से अब आप इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिसी बनाएंगे, उसको प्रैक्टिकली भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। यानी आपने अपने रिलेशन विद अदर कंट्रीज जो देखने हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो देखने हैं। आपने अपने ट्रेड को बेहतर करना है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसकी ऑब्वियसली ज़रूरत है। आपके पास जो है यूथ जो कि 64% ऑफ द पॉपुलेशन है, और आपकी पॉपुलेशन भी एक बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है जिसको हम कहते हैं टिकलिंग बॉम्ब है, तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड। अगर हम इसको सही से यूटिलाइज करें जैसे चाइना ने यूटिलाइज किया है, तो आपके पास एक लार्ज वर्किंग फोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का। आप इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज़ में कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।